आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं। संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे भी। दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ फिलॉसफी के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश रफीक साहब हैं। तो रफीक साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। एक खबर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की है और दूसरी खबर जो है वो हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की है कि ईओएस जो इकोनॉमिक ऑफेंस सेल है उसने उनके खिलाफ बहुत कुछ तहकीकात की और उसको कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उसने उनकी फाइल क्लोज कर दी। और अगर ईओएस फाइल क्लोज कर देती है तो बेचारी ईडी भी कुछ नहीं कर सकती। तो ये दो खबरें एक पहले सफे पे छपी है कि हेमंत सोरेन जो है वो रिजाइन कर चुके हैं और आज उनकी गिरफ्तारी होगी, और दूसरी खबर ये है कि अजीत पवार जो है वो निर्दोष हैं। तो इन खबरों पर सर आपका क्या टिप्पणी है? देखिए, इस समय जो निजाम चल रहा है, जो सरकार चल रही है, उसका इतना ही कहना है कि जो बीजेपी के साथ डील कर लेगा उसकी सब बात माफ है, और जो बीजेपी से डील नहीं करेगा उस पे सारे आरोप लगेंगे। और सामान्य तौर पे ये नौकरशाही की एक अप्रोच होती है। हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं कि किसी भी थाने में अगर अपराधी की थानेदार से सांठगांठ है तो वो अपराध करते रह सकता है, और सांठगांठ नहीं है तो उसे नहीं करने दिया जाएगा, फिर उसे अपराधी बनाया जाएगा। तो सब आज जितने भी अपराध होते हैं इलाके में वो सब सांठगांठ से होते हैं। तो वही बात जो लागू थी पूरे देश में निचले स्तर पे, वो बड़े स्तर पे लागू होती है कि केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठ गई है कि जो भी उससे सांठगांठ कर लेगा उसके अधीन हो जाएगा, झुक जाएगा, उसके आगे समझौते कर लेगा, उसके लिए सब चीज माफ। अब अजीत पवार उनके पास आ गए तो माफ हो गई बात, और जो नहीं मानेगा उसको वो सबक सिखा देंगे, जेल के पीछे डाल देंगे, और उसका ये साबित कर देंगे कि उस पे जो है बहुत ज्यादा उसने भ्रष्टाचार किया है। तो शिबू सोरेन के साथ वो ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है शिबू सोरेन ने कि उन्होंने सरेंडर नहीं करा उसके आगे। हेमंत सोरेन बीजेपी, जी। हेमंत सोरेन ने, उनके जी। पिताजी का नाम याद आ जाता। तो हेमंत सोरेन ने सरेंडर नहीं करा। जो भी उनपे कोशिश की गई उसमें वो झुके नहीं। और इस तरह से जो अत्याचार होता है, जैसे आज झारखंड में बंद करने की घोषणा भी की गई है, तो एक तरह से वो विद्रोह के लिए शुरुआत का आधार दे देता है कि आप हमारे नेता को बंद कर रहे हैं, जबरदस्ती ऐसा कर रहे हैं। तो एक इस तरह की घटना वहां बनी हुई है। तो बस यही निजाम आज चल रहा है। और इमरजेंसी से इसमें अंतर ये कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने एक ही रात में सारे नेताओं को अंदर कर दिया। यहाँ आपको ये छूट है सारे नेताओं को कि आप आ जाएं, बीजेपी में शामिल हो जाएं या बीजेपी के ग्रुप में आ जाएं, उसके विरोधी ना रहें, उसकी केंद्रीय सरकार अगली बनाने में सहयोग करें, तो आप हैं, और नहीं हैं तो फिर आपको इलेक्शन से पहले पहले आप सबको अंदर पहुंचाएंगे। तो यही सब चल रहा है आजकल।
अच्छा प्रोफेसर राकेश साहब, इससे पहले की जो अहम घटना है, वो ये है कि बिहार में एक गठबंधन सरकार थी, जिसमें तेजस्वी यादव थे और नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार जो है वो एनडीए में आ गए, जैसा कि अभी आप कह रहे थे, और तेजस्वी यादव नहीं आए। तो नीतीश कुमार जो है वो आँखों की तारा बन गए और तेजस्वी यादव पर जो है वो ईडी की जाँच शुरू हो गई। तो ये जो आप क्या समझते हैं कि नीतीश कुमार ने जो फैसला किया एनडीए के साथ जाने का, वो जेल जाने के डर से बचने के लिए था या वो जो दावे कर रहे हैं बड़े-बड़े उनके लिए था? देखिए, इसमें तो दो बातें हैं नीतीश कुमार वाले मसले में। एक तो ये सामान्य घटना जैसे चल रही है कि भाई उन पे भी कोई प्रेशर आया कि आपके भी ये केस खोल देंगे और ऐसे कर देंगे और वैसे कर देंगे, तो उन्होंने सोचा छोड़ो चलो इधर चले जाएं। लेकिन दूसरी घटना भी ये है कि आप देखोगे कि नीतीश कुमार बीजेपी के गठबंधन को तोड़ के सरकार बनाने से शुरुआत हुई एक विपक्ष की हलचल की, भाई बहुत बड़ा हो रहा है, इंडिया गठबंधन बनेगा या इस तरह की सरकारें बनेंगी, और फिर अब वो वापस जा रहे हैं। तो नीतीश की घटना में तो ज्यादा ये नजर आता है कि जब मोदी को हटाने के अभियान के एक बड़े सूत्रधार वो बन रहे थे और अब मोदी को बचाने के अभियान के एक बड़े सूत्रधार बन रहे हैं, और आदमी इतना स्थितियों में खड़ा है कि वो अपनी इमेज की भी परवाह नहीं कर रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसे कोई मतलब नहीं है, तो कौन कंपेल कर रहा है उसे? इधर से इधर आ जाओ, इधर से इधर आ जाओ। तो कुछ ऐसा भी इसमें खोजा जा सकता है। कि ये जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, ये जब बिहार में दाखिल होने वाली थी, तो बिहार की सरकार गिर गई और सारी खबरों पर नीतीश कुमार छा गए और यात्रा के बारे में कुछ पता नहीं चला। इसके बाद अब जो है वो बंगाल से होके झारखंड में आने वाली है, तो फिर जो है वो सोरेन साहब छा गए कि भारत जोड़ो यात्रा से इसका कोई संबंध बनता है या नहीं? देखिए, आप जानते हैं कि जो बात मैं अभी कर रहा था, जहां मैंने बात छोड़ी थी, जी। वहां से भी बात शुरू होती कि राहुल गांधी जैसी भी कांग्रेस थी, लेकिन एक प्रतीक के रूप में आ गए वो अपनी यात्राएं करके, और लोग उन्हें सीरियसली लेने लगे कि वो एक विकल्प है। अभी कांग्रेस से ज्यादा राहुल गांधी की फॉलोइंग बढ़ रही है व्यक्तिगत तौर। तो अब उन्हें हीरो नहीं बनने देना है, तो ये तो मीडिया का खेल होता है कि ऐसी घटना खड़ी कर दो कि उस पे फोकस कम हो जाए, दूसरी घटना। तो आप जो बात कहना चाहते हैं उसमें इसी तरह से खेल हो रहा है कि राहुल गांधी जहां पहुंचेंगे तो उसमें कोई दूसरी सेंसेशन बन जाएगी, तो उस दिन का थोड़ा सा उनका बात दब जाएगी। तो इसी तरह का चल रहा है मामला। प्रोफेसर साहब, तो ये तो आपने पहले वाली इमरजेंसी को देखा है और इस नई हाँ, इमरजेंसी को भी आप देख रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एक फ़र्क तो आपने ये बताया कि इंदिरा गांधी ने सारे लोगों को एक साथ जेल भेज दिया था और ये जो है उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि भई आप चाहो तो हमारे साथ आ जाओ, तो जेल जाने से बच जाओगे और अगर आप नहीं आओगे, तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। और इसी चक्कर में आपने बताया कि नीतीश कुमार जो कि सबसे बड़े विरोधक थे, वो जो है उनको सब बचाने वाले बन गए। तो आखिर इस सरकार को जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझती है और मोदी जी को जो कि अपने आप को विश्व गुरु समझते हैं और भाजपा को जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है और सारा मीडिया है और राम मंदिर है और मोदी जी के बड़े-बड़े कारनामे हैं। तो इन सब के बावजूद आखिर ये इस बात के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं कि नीतीश कुमार को अपने साथ लाने की कोशिश करें या ये है कि हेमंत सोरेन को अपने साथ लाने की कोशिश करें? नहीं, ऐसा है कि देखिए, दो बातें हो गई। उस इमरजेंसी और इस इमरजेंसी का अंतर तो एक बात है।
तो मैंने बताया कि उस इमरजेंसी में ये मुख्य अंतर था कि इंदिरा गांधी ने सबको बंद करके एक तरह से विपक्ष को खत्म से कर दिया। और इस बार जो है ये शो भी होगा कि थोड़ा बहुत विपक्ष है भी, लेकिन वो इस तरह से साइलेंट होगा कि जो जो साथ आ जाएगा वो बचता रहेगा। कुछ समझौते ऐसे होंगे कि जैसे इंडिया गठबंधन को कमजोर करना है, तो अब समझौता ऐसा भी है कि आप बीजेपी में शामिल नहीं भी हुए तो भी आप कह रहे हैं कि इस गठबंधन में हम नहीं है, आप अलग से इलेक्शन लड़ेंगे। तो वो थोड़ा इस बार जो है इमरजेंसी से हटके थोड़ा समझदारी पूर्ण कार्य हो रहा है कि विरोध ना भी रहे और लोकतंत्र का नाटक भी चलता रहे और हम जीत जाए। इस तरह की कोशिश इस बार उस इमरजेंसी से डिफरेंट हो गई। जहां तक कार्यक्रम की या बात को लागू करने की बात है, तो जैसे केंद्रीय सरकार वो थी उसने सबको लागू कर दी बात अपनी। इमरजेंसी में जो उन्हें करना था वो करा, नसबंदी से लेके सारे। तो वैसे ही जो इन्हें करना है वो करेंगे, करते चले जाएंगे। मतलब कोई उस पर सवाल नहीं है। चुनाव आयोग भी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय करेगा तो हम संसद में उस निर्णय के खिलाफ ही नीति बना देंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। तो काम सब उसी तरह से होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर तो आ ही जाता है, आदमी सीख के आगे बढ़ता है। तो अभी ये लोग कहते हैं कि हम उस तरह से इमरजेंसी नहीं लगाएंगे, फिर उस इमरजेंसी से लड़ते हुए आए। तो बहुत कुछ सीख सोच समझ के अपनी चालें चल रहे हैं। लेकिन जहां तक डरने की बात है, तो आप जानते हो कि कितनी बड़े सत्ताधीश हो, कितनी ताकत उसके पास हो, लेकिन अगर एक आदमी सच्चा प्रतिरोध उसका कोई कर रहा है तो उससे वो डरता। जैसे अंग्रेजों की कितनी बड़ी साम्राज्य था, लेकिन भारत में वो भगत सिंह से भी डर जाते हैं। कोई लाखों लोग तो थे नहीं भगत सिंह के साथ उस समय जब गिरफ्तार हुए। तो डर है। तो अब इनका डर देखिए, पार्लियामेंट में अगर कुछ नौजवानों ने पर्चे वर्चे फेंक दिए तो इतना क्या डर है उस बात पे, बेरोजगारी पे बात कर लो। लेकिन ये भी वैसे ही डरे हुए हैं कि कहीं से हमारा विरोध हो जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के अंदर जो गुस्सा हमारे खिलाफ है उसका कोई केंद्र बन जाए और वो गुस्सा फूट पड़े और हमें उखाड़ के फेंक दिया जाए। तो केंद्र ही ना बने कुछ, इसलिए एक आदमी से भी सत्ता डरती। तो वैसे ही इनका हाल है, इसलिए कुछ भी कर लें, चाहे दिवाली मनवा दें राम जन्मभूमि के नाम से लोगों से, लेकिन वो डर मौजूद है इनके, क्योंकि हर आदमी जो गलत राह पे चलता है उसके अंदर डर होता है। हर फासिस्ट के अंदर एक डर होता है कि कोई आदमी मेरा विरोध करेगा तो कहीं पलट ही ना दे मुझे, क्योंकि मैं गलत रास्ते पे हूं। तो जो सही रास्ते वाले का कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, वो इनमें नहीं पाया जाता। तो वैसे ही मोदी की बात है, वो छोटे से विरोध से भी डरता है, क्योंकि खुद फासिस्ट है तो लोकतंत्र की प्रैक्टिस उसकी नहीं है अपनी। तो इसलिए ये डरे हुए हैं। ये सब कुछ करने के बावजूद भी डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना अच्छा हो कि चीज गलत। राकेश साहब, पिछली मर्तबा इमरजेंसी के खिलाफ जो गुस्सा था वो अचानक जो है वो जयप्रकाश नारायण जी ने जो तहरीक शुरू की, जो वो आंदोलन शुरू किया, उसकी वजह से फट पड़ा। और उसका जो है वो ये नतीजा निकला कि इंदिरा गांधी, जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे कि वो हार सकती है, वो इलेक्शन हार गई। तो अब ये जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इसकी सरकार गिराओ, उसको जेल में डालो, तो क्या ये इस तरह के चीज़ें लोगों को इंस्टिगेट कर सकती है, उस तरह का गुस्से को फट के निकलने में कोई मदद कर सकती? देखिए, पहले भी जयप्रकाश का आंदोलन जो था उसके बाद इमरजेंसी लगी, थोड़ा ये समझे। जी। इमरजेंसी में जयप्रकाश का आंदोलन नहीं है। जयप्रकाश के आंदोलन को बढ़ता हुआ देख के, देशव्यापी बनते हुए देख के और कोर्ट में हारने के बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। और इमरजेंसी में उस समय सीधा सन्नाटा था, क्योंकि विपक्षी सब एक दिन पकड़ लिए गए रात में, 25 जून जी। की रात में सब पकड़ लिए गए।
तो पूरा सन्नाटा था। और आप समझो कि जेलों की हालत अगर आप देखोगे तो चरण सिंह और तमाम लोग जो है वो ये सोच रहे थे कि कोई तो नहीं आ रहा हमारे पास। खुद ही नेताओं घबरा रहे थे कि भाई हमारे जनाधार तो कुछ नहीं, कोई नहीं आ रहा। आरएसएस के बाला साहब देवराज जैसे लोग माफी मांग रहे थे कि माफी मांग के बाहर निकल जाओ। तो ये इमरजेंसी में जनता चुप थी, लेकिन जो अत्याचार उस पर हो रहे थे वो सह रही थी। जैसे नसबंदी के कार्यक्रम को लेकर जो अत्याचार हुए उत्तर भारत में, वो बहुत ज्यादा थे। बेचारे गांव के लोग जो है वो खेतों में भाग जाते थे डर के मारे। अब तुर्कमान गेट पे जो गिरा दिया, इस तरह की घटनाएं हुई। तो इन सब घटनाओं पे लोग चुप थे। तो जब चुनाव में उन्हें मौका मिला तो गुप्तचर संस्थाएं तो ये कह रही थी चुप्पी को देख के कि इंदिरा गांधी आप ही जीत जाओगे, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। जैसे आज मोदी जी पूरे भारत के प्रतीक बन गए। तो जब चुनाव हुआ तो उन्हें मौका मिल गया लोगों को, और लोगों ने धड़ाधड़ वोट इनके खिलाफ कर दिए और उन्हें एक नेतृत्व मिल गया प्रवृत्ता। आज भी हो सकता है, जैसे राहुल गांधी का जो चल रहा है तो आज भी हो सकता है, लेकिन आज थोड़ी सिचुएशन ये है कि जाति और धर्म, इसका पोलराइजेशन का मामला थोड़ा दूसरे ढंग से चल रहा है। एक ऐसी फोर्स बन गई है उनके साथ जो उनकी है ही। अब इसके विपरीत जो फोर्स है, अगर वो बढ़ती नहीं है आपस में और उसमें गुस्सा आ जाता है कुछ करने का, तो भी काम हो सकता है। राजनीति में तो जीत हार होती रहती है। अगर एक बार हार भी गए तो अगली बार जीत जाएंगे, परेशानी क्या? नहीं, अभी दुनिया में ट्रेंड चल रहा है ना। देखिए कि जो आदमी है वो बहुत लाइफ लॉन्ग तक अपने आप को सेट कर लेना चाहता है। चीन और रूस में ऐसा है ही, पुतिन उन्होंने कर लिया। तो उसी तरह से इनके मोदी साहब के भी दिमाग में काफी दिन से ये बात चल रही है, ये बार बार का झंझट ना पड़े। एक बार ऐसी व्यवस्था बन जाए कि ऊपर ऊपर बैठ जाए तो फिर उसमें चैलेंज नहीं है। तो इनका जो नया संविधान ये 2024 के बाद प्रस्तुत करेंगे, उसकी तरकीब भी कुछ ऐसी होगी कि प्रॉब्लम ना पड़े। तो यानी प्रेसिडेंशियल टाइप का सिस्टम लाके हाँ हाँ, कुछ 20-25 मतलब ऐसा सिस्टम ले आएंगे कि आप फिर मुकाबला कर नहीं सकते। और व्यक्ति हो जाएगा। देखिए प्रेसिडेंशियल हो गया तो व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पार्टी जी कहाँ रह जी जाएगी। जी। ये तो व्यक्ति का चुनाव चलिए, करा देंगे आप। बड़े अच्छे अच्छे सपने हैं, लेकिन ये कि इनमें से कितने साकार होते हैं और कितने नाकाम होते हैं, इसका फैसला मेरे ख्याल में 3-4 महीने में हम लोगों को दिखाई देगा। अब ये तो नियति है। अब हिटलर तो इतनी देखिए तैयारी करी उसने, सारे यूरोप को जी रोक दिया जरा, जी है? जी जी हाँ लेकिन अल्टीमेटली तो फंस गया, जी हाँ हारना पड़ा। जी हाँ। तो ऐसे ही होता चलता है। हाँ, तो दोस्तों ये प्रोफ़ेसर राकेश रफ़ीक साहब थे जो हमारे साथ ये नई घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे, और आपने इसके लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आगे भी इस तरह के इस विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद।